वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो करने लगे 28 मार्च के लिए चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं एंड वीडियोस मेरी अपलोडेड है चैनल कमर्स विद डॉक्टर इमप्रीत पे। आज थोड़ा सा पार्ट रह गया है। उस दिन हमने 3 फाइनेंशियल डिसीजंस लेने सीखे थे कि कैसे हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट डिसीजन लिया था पैसा लाना कहाँ से है। दैट वाज इन्वेस्टिंग डिसीजन, जहाँ पे हमने बैलेंस शीट के थ्रू पढ़ा शेयर कैपिटल और डिबेंचर से पैसा आने वाला है, बोरोड फंड और ओनर फंड से, राइट। उधर उसके बाद हमने पढ़ा कि पैसा लगाना किधर है, पैसा लगाना कहाँ पे था। हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन पढ़ा कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर पैसा लगाना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के फैक्टर्स भी पढ़े। एंड देयर आफ्टर थर्ड हमने जो पढ़ा था दैट वाज डिविडेंड डिसीजंस, कि पैसा बांटना कहाँ से है, कहाँ पे है, ठीक है, कि कितना रखना है और कितना बांटना है। दैट वाज ऑल अबाउट हमारे 3 फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कि आप कैसे फाइनेंशियल प्लान्स आपके लिए बेटर है, कितना अगर आप फाइनेंशियली प्लान करोगे आपके बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, आपके पास आइडल फंड नहीं रहेगा, आपको जब पैसा चाहिए जितना पैसा चाहिए दैट विल बी अवेलेबल विद यू। तो इससे आगे हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हमने कहा जब फाइनेंशियल प्लानिंग टू टाइप्स की है, कौन सी टू टाइप्स है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अभी हम लोग जब करें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चे किस चीज की है, जब हम लोग कहते हैं कि हमने प्लान बनाना है 3 से 5 साल, हमने पैसा अपना कहाँ पे लगाना है, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किधर इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं लगाना, दैट इज कॉल्ड कौन सा डिसीजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। सो अभी देखिए 3 to 5 years के लिए प्लानिंग की जाती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन प्रोग्राम्स के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे खर्चा करना है। एंड हम लोग मानते हैं कि बियॉन्ड दैट पीरियड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड लेस यूजफुल। और उससे ज्यादा अगर हम कहते हैं 3 से 5 साल के से ज्यादा वाले फैसले लेने नहीं चाहिए, बिकॉज छोटे छोटे आपको नहीं पता कि कंडीशंस, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, किस टाइम कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। सो इसलिए हमने कहा 3 to 5 years की प्लानिंग जो फाइनेंसिस की जाती है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट आया बच्चे शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म नाम से ही है, कोई भी किसी भी एरिया में आ जाए बच्चे, आप ध्यान रखो शॉर्ट मीन्स 1 year और लेस देन 1 year, ठीक हो गया। तो और उसके बीच में जब आता है वो मीडियम टर्म आती है, मिडल टर्म आती है, किसी भी सब्जेक्ट में भी आ जाए तो आपका साल ऐसे डिवाइडेड है, लेस देन और 1 year इज शॉर्ट टर्म, 1 से 3 साल इज मीडियम, एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म आ जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या 1 साल से हमने कहा 1 साल या 1 साल से कम, जैसे हम लोग बजट बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर हमने प्रोजेक्ट लिया उसके लिए बजट बनाया, या हमने कोई फंक्शन करना था उसके लिए बजट बनाया, या हमने कोई एडवर्टाइजिंग बना करनी थी उसके लिए हमने बजट बनाया। तो किसी चीज के लिए भी हो सकता है, बट दिस प्लानिंग इज ऑफ टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। 3 से 5 साल इज लॉन्ग टर्म, 1 year और लेस देन 1 year इज शॉर्ट टर्म। देर आफ्टर आया, कहते हैं कि हमारे को इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे को फाइनेंसिस को प्लान करने की जरूरत क्यों है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप घर पे देखिए, अगर हम लोग घर पे भी हमारा फाइनेंसेस नहीं प्लान, ठीक है ना, हम देखते हैं घर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत सी आ जाती है मनी को लेकर, तो वहां पे क्या है, ऐसे ही है जब बड़ी कंसर्न्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जितना बड़ा साइज होगा आपको फाइनेंसिस को अपने प्लान करके टाइमली रखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है, कहते हैं आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप प्लानिंग करते हो इट विल प्रिपेयर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर, कि आपने फ्यूचर को फोरकास्ट करके हमने क्या हमारे फ्यूचर में होगा, हम डिफरेंट सिचुएशंस में क्या हो सकता है और हमने किस तरह से बेटर वे में प्लान बनाकर रखना है। सो कंपनी प्रिडिक्ट्स अ ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स, ठीक है, अगर उसने सोचा कि 20% सेल्स हमने बढ़ानी है, हाउएवर ग्रोथ रेट में टर्न्स आउट आइदर 10% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है, आपने 20 सोचा बट वो कितनी हो सकती है, 10% भी हो सकती है और 30% भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि एक ब्लूप्रिंट बनाकर देगा कि भाई पैसे को कहाँ से किस तरह इस्तेमाल करना है, कितना पैसा लेकर आना है, ताकि आइडल फाइनेंसेस बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम फाइनेंसेस भी ना रह जाए। नेक्स्ट आया हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो कहते हैं अगर आपका सक्सेसफुल कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की है बट कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो आप इजिली जो आपके ऊपर शॉक लगना है ना, कि ओहो ये क्या ही हो गया, तो वो शॉक को भी आप एब्जॉर्ब कर लोगे। एंड अगर कोई अच्छी चीज भी आ जाती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है, कोई अच्छा सरप्राइज भी मिल जाता है कि हाँ पैसा पड़ा हुआ है, हम उस सरप्राइज को यूटिलाइज, अपॉर्चुनिटी को हम यूटिलाइज कर लें, ठीक है ना। तो आप शॉक और सरप्राइजेस को आप इजिली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस। तो हमने कहा बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सेल्स है, सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन, अगर पैसा अच्छा है तो वो ये ना कि पॉकेट भरी है तो सबका मुंह बंद है, वही चीज है कि अगर सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ही तब रहेगी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करती है। नेक्स्ट इज
प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग बाय प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। तो कहते हैं डुप्लीकेशन बार बार ना हो। अगर आपकी बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है तो आपका खर्चा बचेगा। आपको पता है कि मेरे को इतना पैसा, इतना करोड़ इस मशीनरी पे लगाना है, इतना लाख या करोड़ हमारे को इतने एक्सपेंसेस पे लगाने। वो डुप्लीकेशन दोबारा दोबारा आपके एफर्ट्स, पैसा खर्च दोबारा नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने फाइनेंसेस बहुत अच्छे से प्लान किए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आया, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। तो अभी आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर आप देखते हुए देखिए क्या लिखा है, इट लिंक्स एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सोर्सेज। कहाँ पे आपके कितने सोर्सेज अभी हैं, शेयर कैपिटल से, बोरोड फंड, लोन, किस तरह कहाँ से आपके पास पैसा, ओनर्स का खुद पैसा है, और फ्यूचर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को बाय फोरकास्टिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। तो अपने प्लान्स, ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स को देखकर आप फ्यूचर अपना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। कहाँ से फाइनेंस आएगा, डेट से आएगा या शेयर होल्डर्स फंड से आएगा, तो कहाँ से इन्वेस्ट कितना कहाँ पे करना है, और फाइनेंसिंग जो इसकी डेट और इक्विटी की प्रपोर्शन किस तरह से आपने यूज करनी है, आप किस बेस पे करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग के बेस पे। इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। तो आपकी परफॉर्मेंस की कितना आपको वाकई फर्क, मतलब आपने जो देखा कि हमारे को जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते थे, क्या वो अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, अगर आपने प्रॉपर प्लान बनाया होगा तभी तो कंट्रोल कर पाओगे ना, कि वाकई हाँ हमने इतना पैसा सोचा था यहाँ यहाँ जगह पे लगाना है, तो क्या उस जगह पे सही लगा नहीं लगा, वो कैसे चेक करोगे, अगर कुछ प्लान किया होगा तो। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स हम बैलेंस शीट पे बचे आए, लाइबिलिटी साइड पे हमारा क्या कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कहते हैं आपकी कैपिटल मतलब आपका पैसे का स्ट्रक्चर, किस वे में आपका पैसा आना कहाँ से है, जिसको हम फाइनेंसिंग में भी बोला गया, हमने पढ़ा। सो हमने क्या, इट रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, की फाइनेंसिंग डिसीजंस में आपको इक्विटी कितना लगाना है और कितना आपको डेट लेकर आना है, ठीक है। तो भी हमने क्या कहा, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू बी इशूड, कितने आएंगे रिसोर्सेज, कहाँ से आएंगे, एंड द रेलेवेंट प्रपोर्शन। तो किस रेशियो में डेट, अगर मैंने बोला डेट इज टू इक्विटी 1:1 है, या 2:1 है, या 0.5:2 है, तो हमने कहा कि किस प्रोपोर्शन के अंदर आएगा, वो हमारे को कौन बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने कहा दो टाइप के हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब एक टेबल फॉर्म में भी आया था, टी फॉर्म में। सो हमने क्या कहा, ओनर्स फंड क्या होता है बच्चे, ओनर फंड कौन सा होता है, जो हमने कहा कि ओनर शेयर होल्डर्स हो गए हमारे जितने भी, और शेयर होल्डर्स का कौन सा फंड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, उसने पैसा लगाया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, या उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स जितनी भी हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कहा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, या कोई रिजर्व्स या सरप्लस पड़े हुए हैं, वो किसका पार्ट है, हमारे ओनर्स के फंड का। उसके बाद आया बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर क्या कहा हमने, कहीं से बोरो किया बाय वे ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, या हमने लोन्स वगैरह बैंक से लिया, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, डिबेंचर होल्डर से, या पब्लिक से, किसी तरीके से भी, गवर्नमेंट से, किसी से भी लोन लिया, दैट विल बी पार्ट ऑफ बोरो, मतलब पैसा उधार लिया है। सो उसके बाद आया बच्चे, रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी कैन बी मेजर्ड थ्रू। तो डेट इज टू इक्विटी जो मैंने बोला था, ठीक है, डेट इज टू इक्विटी करके अपनी प्रोपोर्शन बताई थी, वही फॉर्मूले आ गए। नेक्स्ट आया फाइनेंशियल लीवरेज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंशियल लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखने से। अब बच्चे फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, इसको हम अनदर वर्ड क्या बोला गया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अब फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है, लीवरेज का पहले मतलब समझिए क्या है, कि आपने दूसरों, अपना जौन सा आपके पास रिसोर्सेज है उसको कम इस्तेमाल किया, आपने दूसरों के रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल किया और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी वो हो अपना इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी पोस्ट डालते हो, ठीक है, आपकी पोस्ट से इतना रीच नहीं बढ़ा, ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही आप किसी इन्फ्लुएंसर को ऐड कर लेते हो, उसको साथ में टैग कर देते हो, या उस इन्फ्लुएंसर को अपनी पोस्ट में ले लेते हो, आपकी रीच एकदम से बढ़ जाती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के पास है 1 लाख रुपया, मैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख रुपए और चाहिए, वो क्या करती है, अपना 10% इंटरेस्ट रेट पे किससे लोन ले लेती है, ठीक है, लोन ले लिया 10% पे, तो कितना रुपए हो गए, 2 लाख। अब अपने पैसे कम लगाए, कम लगाए, ठीक है, और दूसरों से पैसे लोन लेकर, उधार लेकर
ज्यादा लगाए। अब जब लगाकर ज्यादा लगाए, उसके पास पैसा बिजनेस चलाने के लिए कितने रुपए हो गए? 3 लाख रुपीज हो गए। अब बच्चे इन 3 लाख से क्या किया आपने? अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। सपोज करो आपने इसका रिटर्न जो भी आ रही थी आपको, दैट वाज 20% रिटर्न आई आपको इतने प्रॉफिट इस काम को लगाकर, ठीक है। तो अभी भी आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने जब इंटरेस्ट देना है आपको कम रेट पे 10% पे इंटरेस्ट देना है, बट आपने प्रॉफिट कितना इंक्रीज कर दिया उसका? 20%, 30%, 40% ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो आपने क्या किया, उस जो फाइनेंसेस दूसरों से आपने लोन लिया था उसका आपने अच्छा खासा फायदा उठाया। बट ये फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उस टाइम में सक्सेसफुल है अगर आपको यहाँ पे बच्चे प्रॉफिट आ रहे हैं, रिटर्न इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रिटर्न आ रहा है तो वो क्या, आप इंटरेस्ट कम उतारी जाओगे, है ना, निकाली जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जिस टाइम पर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं हुए। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुए भाई, उसको लोन का पैसा भी तो उतारना है, तो कैसे ही वो लोन का पैसा दोगे? तो हमने यहाँ पे क्या कहा, फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस कि आप खुद के रिसोर्सेज ना इस्तेमाल करके आप उधार लेते हो, कहीं से लोन लेते हो, उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट देना बेटर समझते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कल को मेरा बिजनेस अगर एक्सपैंड होता है तो मैं उस लोन की किस्तें उतारता रहूंगा, ठीक है। तो आपके ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन फॉर द टाइम बीइंग कम हो गया ना। तो वहां पे यही चीज आई, देखो क्या लिखा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, की पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपने कितना डेट, आपने कितना लोन उधार लिया। क्लियर हो गया? सो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइंस, तो आपकी जैसे जैसे आपको उससे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड जो आपने इंटरेस्ट लिया था, इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट हो रहा है 30%, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा, जो आपको कॉस्ट ऑफ फंड था दैट वाज कितना था, 10% इंटरेस्ट रेट था, तो आपको वो कम लग रहा है, इंटरेस्ट कम लग रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेट, बट फाइनेंशियल डेट इंक्रीजेस। आपने डेट तो सस्ता ले लिया क्योंकि आपको वहां पे क्या होगा, आपने इंटरेस्ट भी जौन सा दिया दैट वाज टैक्स डिडक्टेबल है एक्सपेंस आपकी, लेकिन बट आपका क्या है, फाइनेंशियल डेट आपके ऊपर बढ़ जाएगा कि अगर आपके प्रॉफिट्स भगवान करे नहीं होते तो वो आपको डेट्स कहाँ से रीपे किए जाएंगे। तो दैट वाज अ मेजर कंसर्न, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस आई, देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कहते हैं एज लेंडर अर्न्स assured रिटर्न ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, देयर रिस्क इज लोअर देन द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। मोरओवर इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो हमारे को पता ही है कि जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो हमेशा हम वहां से इनकम टैक्स के टाइम हमारे को डिडक्ट हो जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, वेयर एज डिविडेंड जौन से इक्विटी के ऊपर है वॉज पेड आउट ऑफ जो टैक्स के प्रॉफिट्स बच जाते हैं उसके बाद हमारे को क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है। सो आगे नेक्स्ट आया, डेट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है आपको डेट के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट देनी है आपको, या प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL आएगा बच्चे, प्रिंसिपल अमाउंट की देनी है, ऑब्लिगेटरी आपकी ड्यूटी बनती है डेट के केस के अंदर। अगर आप नहीं देते, फोर्स आपको लिक्विडेशन भी बंद भी करना पड़ सकता है, बाइंड अप भी करना पड़ सकता है। इक्विटी इज रिस्की लेस, क्योंकि वहां पे एज सच कोई आपकी कंपल्शन नहीं है, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता कि भाई प्रॉफिट नहीं हुए तो कहां से मिलेगा, शेयर होल्डर्स को आराम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि डेट इज मोर रिस्कियर। अभी इसके लिए मैं एक आपको न्यूमेरिकल आता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल को, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बच्चे। सो स्टूडेंट्स आगे जो सा हमारा फॉर्मूला हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करने लगे दैट इज बेस्ड ऑन, हमारे को कैसे आएगा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ, आपको न्यूमेरिकल बोला जाएगा अर्निंग पर शेयर, आपको अर्निंग पर शेयर निकालना होगा। तो आपने बच्चे कैसे निकालना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने कैसे करना है, आपने कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। कितने कॉलम्स, 1, ये वाला हो गया, 2, 3 एंड 4, जितनी ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है। आपने फॉर्मूला कैसे लिखना है, EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, क्या बना, EBT दैट इज
अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या इसमें से माइनस किया, टैक्स लायबिलिटी, क्या बना, ईट स्टैंड्स फॉर अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर हो गया। अब ईट आया, इसके बाद माइनस क्या करेंगे हम, कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हमने कौन सा पे करना है, डिविडेंड, वो आ गया डिविडेंड। उसके बाद क्या रह गया हमारा आंसर इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला कैसे लर्न किया हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसे लर्न करो, फुल फॉर्म तो एक बार पता चल जाएगी, आप बुक में देखोगे और ये है ना। तो भी हमने क्या कहा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज ईबीटी माइनस टैक्स इज ईट अर्निंग आफ्टर टैक्स, हो गया। उसमें से कोई भी प्रेफरेंशियल डिविडेंड है अगर, तो वो हमने माइनस किया, तो क्या बचा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने के लिए बच गया। अब बच्चे आपने अर्निंग पर शेयर निकालनी है, अर्निंग पर शेयर निकालनी है। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी हमारी, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी, हमने कहा जितना भी ईट वाला अमाउंट आया, ठीक है, ईट वाला इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईट वाला पैसा आया, दैट मींस या हमने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद माइनस करके हमने क्या कहा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जितना पैसा रह गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, लास्ट में हमने जो किया, अपॉन क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ध्यान रखना प्रेफरेंस नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसको समझो कैसे है, हमने ये निकालना इनटू 100, ठीक है। सो बच्चे इसके अंदर क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, मैं अलग से वीडियो अपलोड करती हूँ जहाँ पे इसके 2-3 क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड, जहाँ पे आप प्रैक्टिस भी करो, साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले थ्योरी वाला पार्ट इसका देख लेते हैं, ताकि मैं क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल वे के अंदर कैसे सॉल्व करने, केस स्टडी के साथ, कैलकुलेशन वाला पार्ट ही नेक्स्ट वीडियो में साथ में अपलोड करती हूँ, जहाँ पे कैलकुलेशन के साथ आपको ये वीडियो वाला पार्ट समझाया जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इसके बाद हमने फैक्टर्स आए, बस चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है बच्चे। फैक्टर्स आए, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, कितना हमने डेट लेना है, कितना इक्विटी लेना है। फर्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। अब कहते हैं कि आपने जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, अपने बिजनेस का फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन देखो कि आपके पास कैश इतना है, पैसा इतना है कि आप डेट को, आप कमिटमेंट जो सी डेट की, प्रिंसिपल अमाउंट की, वो आप है ना पूरी फुलफिल कर सको अपनी ऑब्लिगेशन। तो हमने क्या कहा, व्हाइल डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशंस आपको ध्यान में रखनी है टू मीट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, कि आपने बिजनेस भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है फिक्स्ड एसेट्स में, और अपना डेट की और कमिटमेंट भी आपने मीट करनी है। तो आप ध्यान रखो कि आपने डेट इज टू इक्विटी कितना लेना है। तो सबसे पहले आपके इसके लिए क्या ध्यान रखो कि आपका कैश फ्लो पोजीशन, इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा है कितना आपके पास, इनफ्लो कितना आएगा, और कितना पैसा आउटफ्लो होगा। तो उस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे तो क्या है, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर इजीली डिसाइड कर सकोगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहती है, कहते हैं हमारे पास कितनी अर्निंग अवेलेबल है, ईबीआईटी कितनी अवेलेबल है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि कल को हमारे को इंटरेस्ट पे करना है, टैक्सेस पे करने। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहती है, इंटरेस्ट कवर करने के लिए हमारे को अर्निंग्स कितनी अवेलेबल हैं, अगर अर्निंग्स अवेलेबल होंगी तभी आप इंटरेस्ट को पे कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे यही बोला, जितनी ज्यादा रेशियो, तो देखो क्या लिखा है, इट मींस नंबर ऑफ टाइम्स, तो टाइम्स के अंदर आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है उसे कितना पूरा कर सकते हो, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो कहते हैं जितना ज्यादा ये रेशियो होगी, ईबीआईटी की जितनी ज्यादा रेशियो होगी, कंपनी अपना डेट ज्यादा यूज कर सकता है, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डेट वालों को उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दो और उनका इंटरेस्ट कवरेज भी पूरी कर दो। एज देयर इज लेस रिस्क इन मीटिंग इंटरेस्ट पेमेंट, आपको कोई डर नहीं है ना कि पैसा तो है, ये इंटरेस्ट कवर करने के लिए हमारे पास अर्निंग इतनी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या कहती है,
आपके कैश प्रॉफिट्स कितने आपके पास जनरेट हुए पड़े हैं कि आप अपनी डेट को कवर करने के सारे सर्विस चार्जेस जो भी आपको लगने हैं, ठीक है ना, जितने भी हमने कहा कि इंटरेस्ट की पेमेंट है, या इवन हमने कहा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। देखो क्या लिखा है, द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड। आपके पास कितना जनरेट हो रहा है, सो हमने यहाँ पे क्या कहा, जनरेशन जितनी भी आपकी कैश प्रॉफिट्स की है, कैश प्रॉफिट्स की क्या जनरेशन, जनरेट कितना हो रहा है, उसको किसके साथ कंपेयर कितना किया जाता है कि कितना आपको रिक्वायर्ड है। इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन। जब इन दोनों के अंदर कंपैरिजन किया गया तो उसके साथ हम लोग क्या कहते हैं, फॉर द सर्विस ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि आपने जो डिविडेंड पे करना है उसके लिए आपके पास कितना पैसा है। कहते हैं जितना ज्यादा पैसा होगा, जितनी ये रेशियो हाई होगी, इसका मतलब क्या है कि आपकी एबिलिटी ज्यादा बेटर है, आप कैश एक्सपेंसेस जो आपकी कैश कमिटमेंट्स हैं वो आप मीट कर सकते हो और ज्यादा डेट या आप ले सकते हो, और अगर नहीं है आपके पास ये रेशो तो आप कम कम डेट लो, ज्यादा नहीं लो। तो इसका फॉर्मूला हमने किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट नॉन कैश एक्सपेंसेस जितने भी हैं अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट पेमेंट रीपेमेंट की आपकी ऑब्लिगेशन जितनी भी हैं अपॉन ये क्या है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी फिक्स्ड एसेट्स या किसी चीज में, उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल वाली एक वीडियो डालती हूँ इसके ऊपर केस स्टडी की, हम वो न्यूमेरिकल भी के साथ ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सो कहते हैं अगर आपकी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने लोन लिया था उससे ज्यादा प्रॉफिट की रिटर्न आपको ज्यादा आ रही है, तो आपको अच्छा है ना, कंपनी शुड प्रेफर मोर ऑफ डेट, क्योंकि आपने सोचा था आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% पड़ रहा था, लेकिन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही थी 30%। तो आपको जब 30% वो आ रही है तो आपको एक्स्ट्रा आपने 10% पे ऑफ करना है, तो पे ऑफ कर सकते हो ना आराम से, ठीक है। तो हमने उसको क्या कहा, हमारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट को भी आपने ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ डेट हमारे को पता क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमारा जितना भी इंटरेस्ट वाला पैसा है बच्चे, प्रिंसिपल प्लस हमारा क्या है इंटरेस्ट का जितना भी पैसा है, ठीक है ना। सो हमने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ डेट इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस एक्सटेंट ऑफ डेट टू बी यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर इंटरेस्ट रेट ऑन डेट क्या है, कम है, ठीक है, तो मोर डेट आप यूज कर सकते हो एज कंपेयर टू इक्विटी। बट अगर इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा है, इतना रिटर्न होगा या नहीं होगा ये आपको पता नहीं, रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी उस इन्वेस्टमेंट से, तो अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको डेट से पैसा नहीं लेना चाहिए। डेट मीन्स उधार, लोन, ठीक है, या डिबेंचर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज टैक्स रेट। अगर कहते हैं अभी देखिए क्या है, हमने ये भी पढ़ा था, जो भी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेट होता है जब हम जिसे P&L अकाउंट में डालते हैं, तो वो क्या है, हमारा टैक्स लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस कर देता है। अगर हम डेट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है हमारा। सो डेट वहां पे आपको, क्योंकि आपको टैक्स कम हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना, आपको वहां पे टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, तो वहां पे हमारे को कहते हैं जहां पे आपको लगता है टैक्स रेट ज्यादा है तो आप डेट इस्तेमाल कर लो, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा जॉन सब, ठीक है ना, टैक्स रेट सरकार ने बहुत ज्यादा लगाया हुआ बच्चे, तो क्या है आप इंटरेस्ट डिबेंचर्स का डेट ले लो, क्योंकि आपको क्या है वहां पे डिडक्टेबल एक्सपेंस है, मतलब आप जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, आपको वो माइनस हो जाता है, तो आपका टैक्स कम बनेगा ना। तो इसलिए हमने क्या कहा, ऑन द अदर हैंड इफ टैक्स रेट इज लो तो आपको जरूरत नहीं है, इक्विटी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, आप इसको ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट आया फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट इज जब आप लोग अपनी सिक्योरिटीज के अंदर जो भी आप लेते हो, खरीदते हो, इशू करते हो, तो उसमें जो कॉस्ट लग रही है, हमने पढ़ी थी उस दिन अंडर राइटिंग कमीशन, पिछली वाली वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, लिस्टिंग चार्जेस, लीगल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो हमारे हैं, हम लोग पढ़े थे उस दिन भी। और कौन से हो गए, लीगल चार्जेस हो गए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए। तो ये सारे चार्जेस भी क्या है बच्चे, आपको ध्यान रखना है। इन सिक्योरिटीज विद मिनिमम फ्लोटेशन, जिन सिक्योरिटीज के अंदर कम से कम आपकी कॉस्ट लगती है, फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, आपको उन सिक्योरिटीज को प्रेफरेंस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग लोन इज लेस एज कंपेयर टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो वहां पे कम है, लेकिन आप शेयर्स या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स लेते हो वहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट इज रिस्क कंसिडरेशन। तो आप मेरे को बताओ रिस्क किसमें ज्यादा है। देखो अभी क्या फर्स्ट आया, every business face two kinds of risk. Number one is operating और financing, operating और business risk. अभी कहते हैं कि आप फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट मीन्स आपको जो रोज रोज के खर्चे हैं, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इंश्योरेंस हो गई,
ये सारे रिस्क को कौन सा कहते हैं हम, बिजनेस और ऑपरेटिंग रिस्क। सेकंड आया फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में हमने क्या कहा, प्रिंसिपल प्लस आपका क्या है बच्चे, इंटरेस्ट के चार्जेस, दैट विल बिकम योर कौन सा रिस्क, फाइनेंसिंग रिस्क। ठीक है, तो आपको वो देना बहुत महंगा पड़ सकता है, तो हमने क्या कहा, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड वाले जो प्रेफरेंस वाले वो आपसे डिविडेंड मांगेंगे, आपकी रीपेमेंट की, उनके पेमेंट की आपके पास हमेशा ऑब्लिगेशन रहेगी। इफ बिजनेस रिस्क, फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर, अगर कहते हैं ऊपर वाला रिस्क लोअर है, देन अ कंपनी में फेस अ फाइनेंशियल रिस्क। तो कहते हैं अगर आपका ऊपर वाला रिस्क कम है तो आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क कम हो सकता है। यहाँ पे क्या, लेकिन क्या, दैट इज मोर डेट कैपिटल इज यूज, तो वहां पे क्या आपको क्या कर सकते हो, आपको मोर डेट कैपिटल आप यूज कर सकते हो। वेयर एज इन केस ऑफ हायर बिजनेस रिस्क, जहां पे आपको बिजनेस रिस्क ज्यादा है वहां पे आपको फाइनेंशियल रिस्क कम लेना चाहिए। आपको एक तो ऑलरेडी इसका बर्डन है, ऊपर से इसका बर्डन भी सिर पे ले लोगे तो ज्यादा मुश्किल है। तो कहते हैं अगर बिजनेस इसका रिस्क कम है तो ये वाला रिस्क ज्यादा ले लो। लेकिन फर्स्ट केस ये हो गया, मतलब अगर ये सैलरीज वगैरह का इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, ये तो आराम से हो जाता है, तो आप फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपके पास यही लेने पैसे, आपके पास इतना लाले पड़ गए हैं कि भाई पैसा ही नहीं है, हमारे को बिजनेस रिस्क भी इतना है, हम सैलरीज रेंट कहाँ से उधार उतारेंगे, तो आप इंटरेस्ट वाला तो लेकर अपना हार्ट अटैक कराने वाली आप कंडीशन पे आ रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कहती है इफ अ फर्म यूज एक्सेस डेट, आप ज्यादा डेट यूज करते हो, इट रिस्ट्रिक्ट्स इट्स पोटेंशियल टू रेज फर्दर डेट, तो आप जितना उधार ले जाओगे, आपको जो भी लोग उधार देने वाले भी हैं, है ना, वो क्रेडिटर्स भी 100 बार सोचेंगे कि भाई इसको लोन दें या ना दें, है ना। तो वहां पे क्या है, सो मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, फर्म मस्ट मेंटेन सम बोरिंग पावर फॉर अनसीन फोर्सिंग सर्कमस्टांसेस, तो आपको बहुत ज्यादा डेट रेज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, फाइनेंशियल लीवरेज पे इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए कि आप सोचो कि भाई डेट उधार ले जाते बट दे गेट टू नो कि भाई इतना उधार लिया हुआ है, पता नहीं आप फुलफिल कर पाओगे अपनी ऑब्लिगेशंस या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब कहते हैं अगर आप इशू डेट करते हो तो आपका कंट्रोल आपके पास ही है ना, मतलब आपका कोई, मतलब कोई डाइल्यूट नहीं हो रहा, आपका शेयर होल्डर्स का, आपका जो सा ओनरशिप है वो डाइल्यूट नहीं हो रही। सो इफ हमने यहाँ पे क्या कहा, इश्यू ऑफ डेट डज नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर आप शेयर्स ले लेते हो, है ना, किसी को बेच देते हो शेयर्स, आपकी कंपनी में होल्डिंग दे देते हो, उसको ओनर बना देते हो, तो आपका जो कंट्रोल है दैट विल लूज, वो चला जाएगा वहां से, है ना। तो हमने क्या कहा, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन, अगर आप खुद पे कंट्रोल रखना लेना चाहते हो कि सारा बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ में ही हो, तो आपको डेट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वेयर एज जहां पे आपको लगता है कि कोई डर ही नहीं है ना, कि अभी हम किसी और को अपना कंट्रोल दे दें, तो आप क्या कर सकते हो, इक्विटी के साथ आपका कोई भी आपका कंट्रोल आपके हाथ से मतलब निकल जाएगा। बट अगर आपको कोई डर ही नहीं है इस चीज का, तो आप डेट के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट आगे हमने क्या कहा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं एवरी कंपनी हैज टू फॉलो द लॉज, आपको कानून को फॉलो करना पड़ेगा while deciding about capital structure. Issue of shares and debenture are done as per SEBI guidelines. तो आप इशू जब भी होते हैं डेट या इक्विटी, सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत होते हैं। लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो रिक्वायरमेंट फुलफिल ऑफ वेरियस नॉर्म्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सो कंपनी वहां से प्रेफर करे जहां पे उनको लगता है इजी या लेस लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, आपको वहां से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहां पे आपको लगता है लॉज कम है, आपको कम कानून मानना पड़ेगा, कम उनकी नॉर्म्स माननी पड़ेंगी, आपको लोन वहां से उस सोर्स से लेना चाहिए, पैसा रेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर नेक्स्ट आया कि स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट कंडीशंस, तो कहते हैं आप स्टॉक मार्केट कंडीशंस को भी ध्यान रखो। अगर हमारे को लगता है बूम पीरियड है, बूम पीरियड किसको कहते हैं, बुलिश पीरियड। बूम पीरियड है, आप क्या करते हैं, अब लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इवन एट हायर प्राइस, लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि मार्केट अच्छी चल रही है। वेयर एज ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम पे क्या, बियरिश कंडीशन के टाइम पे है, इन्वेस्टर्स को लगता है हम डेट के थ्रू पैसा रेज कर लेते हैं देन इक्विटी, जहां पे आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाली है। तो ये वाला पॉइंट बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12th पॉइंट। नेक्स्ट आया कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। तो आप जब भी अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट और इक्विटी की प्रोपोर्शन देख रहे हो, आप सेम पैटर्न देखो कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर बाकी फर्म्स ने क्या पैटर्न फॉलो किया है, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हम सही चल रहे हैं या गलत, राइट।
सो नेक्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस बच्चे कौन से हैं कि हमने फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना है। बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इरिवर्सिबल डिसीजन। हम ऑलरेडी फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पैसा बहुत अच्छा खासा लग जाता है। डिसीजंस बार बार नहीं लिए जाते कि ये नहीं कर सकते यार हमने मशीन ले ली और 2 महीने बाद हम सोचे कि यार पैसा इतना करोड़ों में लगा दिया है। तो इरिवर्सिबल डिसीजन है, परमानेंट और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करता है। सो हमने क्या कहा, ये डिसीजन इज क्वाइट इरिवोकेबल या इरिवर्सिबल डिसीजन है। कौन से डिसीजन होते हैं, लाइक परचेज ऑफ लैंड खरीद लिया, गलत जगह पे खरीद लिया तो मुश्किल में हो। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्रोडक्ट लाइन आपने स्टार्ट कर दी, इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्नोलॉजी में पैसा लगा दिया, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पे पैसा लगा दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगा दिया, जिसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बिजनेस के ऊपर आ सकता है। क्लियर हो गया? सो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की, जो हम ऑलरेडी फैक्टर्स पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर आया। तो कहते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड अफेक्ट। तो आपकी बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ या आपकी अफेक्ट क्या है, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आपका फंड्स जब भी आपने लगाए वहां पे क्या है, तो आपको लॉन्ग टर्म आपकी ग्रोथ या आपका सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कितना डिसीजन, कितना पैसा लगाया। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, दीज डिसीजंस हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन एज फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स आर लाइकली टू यील्ड रिटर्न्स इन फ्यूचर, की फ्यूचर में आपको रिटर्न्स मिलेंगी एंड दस अफेक्ट ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी। आपकी जौन से कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने फिक्स्ड एसेट पे अच्छा खासा पैसा लगाया है तो। नेक्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। तो कहते हैं बहुत ज्यादा फंड्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इन दीज प्रोजेक्ट्स सो फर्म मस्ट प्लान, बहुत केयरफुली आपको डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट में लेना है कि नहीं, फ्रॉम वेयर इट प्रोक्योर फंड्स एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना कहाँ पे लगाना है, कितना पैसा कितना चाहिए है और कहाँ लगाना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व। तो कहते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज आपकी रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर आपको मिलनी है। सच डिसीजन इन्फ्लुएंस ओवरऑल बिजनेस रिस्क को भी, आपके रोज रोज के कितने खर्चे होने उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कितना पैसा लगाया। नेक्स्ट इज, इसका मैंने पहले भी बोला था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई बिजनेस, व्हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल, बिकॉज ये रिवर्स नहीं हो सकते। एक बार ही आपने लिविंग अ प्रोजेक्ट, लिविंग अ प्रोजेक्ट इन मिडवे, अगर आप बीच में ही अपना प्रोजेक्ट छोड़ दोगे उसके साथ एडवर्स फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकता है आपके लिए। सो डिसीजंस जो आप लेते हो यहाँ पे शुड बी टेकन केयर आफ्टर इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स। आपको बहुत छोटा छोटा डिटेल्स चेक करना पड़ेगा बिफोर यू इन्वेस्ट इन सच डिसीजंस। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि आपको फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट आया नेचर ऑफ बिजनेस। तो अब बच्चे यहाँ पे ना मैं साइड पे चीजें लिख रही हूँ, आप उसके बेस पे चलिए। देखो, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आप इसको वर्ड्स को ऐसे भी लिखोगे तो इट विल वर्क, है ना, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडिंग समझनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कितने फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, ज्यादा या कम, ज्यादा। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग आया उसमें कितना चाहिए, ट्रेडिंग के अंदर तो बाइंग एंड सेलिंग होती है, जैसे अमेजोन वगैरह देखिए, वहां पे क्या है, उनको फिक्स्ड एसेट्स कम चाहिए क्योंकि सेलर्स ही अपने आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं अनलेस एंड अनटिल अमेजोन ने अपना कोई जगह बनाई है अपना सामान रखने की। उसके बाद अगर कोई सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना, कोई लॉयर है, टीचर है, डॉक्टर है, उसके को तो फिक्स्ड एसेट्स बहुत ही कम चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने इस पॉइंट में लिख आनी है, ट्रेडिंग कंसर्न में भी लेस है। ठीक है, नेक्स्ट आया स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन की आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हो या स्मॉल लेवल पर, तो हमने कहा लार्ज स्केल पे काम करोगे। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर लार्ज होगा तो आपको फिक्स्ड एसेट्स कितने चाहिए होंगे, ज्यादा। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो फिक्स्ड एसेट्स कितने चाहिए होंगे बच्चे, कम। ठीक है, नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अगर लेबर इंटेंसिव है ना, लेबर ज्यादा काम कर रही है तो आपको फिक्स कैपिटल कितना चाहिए, कम चाहिए। लेकिन अगर कैपिटल मतलब मशीनरी के ऊपर, मशीनरी बेस आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, कैपिटल इंटेंसिव आपकी फैक्ट्री है या टेक्नोलॉजी है, तो आपको ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, बस आपने इस तरह से इस चीजों को लिख के आ जाना है।
नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपकी टेक्नोलॉजी, हमने कहा अगर अपग्रेडेशन आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, देखो कंपनीज जहाँ पे आप टेक्नोलॉजिकल, आप अपने आप को ऑब्सोलीट, अगर आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो आपको क्या होगा, ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। ठीक है, अगर ऑब्सोलीट होगी तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स वहां पे क्या होंगे, फिक्स्ड कैपिटल आपकी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट आया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली आप मेरे को बताओ, जब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ होने के चांसेस, प्रोस्पेक्ट्स चांसेस, अगर ग्रोथ के चांसेस आपको लगता है कि ज्यादा हैं, तो फिक्स कैपिटल आपको कितनी चाहिए होगी बच्चे, ज्यादा ही चाहिए होगी। एंड अगर आपको लगता है लेस है चांसेस, ग्रोथ के लेस चांसेस हैं, तो आपको क्या है, फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए, कम चाहिए, राइट। उसके बाद आया डिवर्सिफिकेशन। अगर आप बिजनेस को डिवर्सिफाई करना चाहते हो, डिवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, तो फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए आपको, ज्यादा। लेकिन अगर नो, नॉट डिवर्सिफिकेशन, नॉट रिक्वायर्ड, अगर डिवर्सिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल भी कितने चाहिए होंगे, बोलो बोलो, कम चाहिए होंगे। इजी। हेडिंग्स लर्न जरूर कर लेना भाई, हेडिंग्स नहीं आते तो क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। ठीक है, हेडिंग्स करोगे तो आपने आप लिख सकते हो, रट्टा नहीं लगाना। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स। अगर हमने कहा हमारे को कोई भी एसेट है, जैसे लाइक क्रेन देख लीजिए, ठीक है, बड़े बड़े रोलर्स हैं, क्रेन्स है, अगर आपको लगता है वो लीज के ऊपर आपको मिल रहे हैं, रेंट पे मिल जाते हैं, लीज या रेंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, रेंट पे अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है, तो आपको खुद लेने की जरूरत है, नहीं अवेलेबल ना, नहीं जरूरत ना, तो आपके फिक्स्ड एसेट्स वहां पे कम की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कोलेबोरेशन। लेवल ऑफ कोलेबोरेशन, अगर ये ना सारे क्वेश्चन बच्चे केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान से करना है ये सारे पॉइंट्स, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला भी केस स्टडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, लेवल ऑफ कोलेबोरेशन। तो कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास कोलैब अवेलेबल है, तो आपको खुद के फिक्स्ड एसेट्स कितने चाहिए होंगे, ज्यादा या कम, कम चाहिए होंगे। ऐसे ही होता है ना, अगर आपके पास सपोज करो आपकी बुक शॉप है, साथ में आपको कोलैबोरेशन, फोटो स्टेट वाला कहता है मैं आपके साथ कोलैब कर लूंगा, तो वहां पे क्या आपको फिक्स्ड एसेट्स खुद के कम चाहिए होंगे, फोटो स्टेट वाला अपनी मशीन लेकर आएगा, आपका सिर्फ स्पेस उसने यूज की, तो वहां पे क्या है, कोलैबोरेशन जितनी ज्यादा होगी आपको खुद के पर्सनल फिक्स्ड एसेट्स कम यूज करने पड़ेंगे, एंड वाइस वर्सा भी। देखो यहाँ पे क्या है, सम बैंक्स जॉइंटली एस्टेब्लिश एटीएम्स एट डिफरेंट लोकेशंस, तो उन्होंने आपस में क्या किया हुआ, एटीएम्स के साथ टाई अप लोकेशन पे किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने कहा फिक्स्ड एसेट्स के कौन से फैक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वेरी इजी फैक्टर्स। अगर आपको हेडिंग्स बच्चे याद है, यू कैन बिंदास राइट इन योर ओन वर्ड्स। क्लियर हो गया। सो घबराना नहीं है, पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यस, बट दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल। आप जिस टाइम भी वीडियोस देख रहे हो बच्चे, ध्यान रखो, किसी की भी आप वीडियोस देखते हो, आप खाली सुनो मत, बिकॉज खाली एक हमारा सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहा है, आईज आपने यूज की, आपका हैंड भी साथ में मूवमेंट होनी चाहिए, आपका दिमाग भी साथ में अलर्ट वहीं पर होना चाहिए, एंड अपने साथ साथ में नोट्स बनाओ। ये जरूरी नहीं है बात कि आपने सारी वीडियो एक गो में देखनी है, आप पॉज करो, आपने टॉपिक सुना, पॉज करो, उस टॉपिक को अच्छे से लर्न करो, क्योंकि जब आप ताजा ताजा सुनते हो, है ना, आप पूरी वीडियो क्या करते हो, पहले देख लेते हो, फिर उसके बाद समझते हो, याद ही नहीं रहती कुछ चीजें, तो आप कोशिश करो साथ में लर्न करो, नोट्स अपने साथ में रखो, पेन तो आपके साथ मस्ट होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को तो ये बात करती हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठो, आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इज यू शुड ऑलवेज होल्ड पेन इन योर हैंड, अंडरलाइन वेयर एवर यू आर वर्किंग, पेन से, पेंसिल के साथ, आपकी बुक वाकई देख के आपको याद आ जाए कि भाई ये तो पढ़ा हुआ है, मैंने मार्किंग की हुई है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं बार बार सेम रीडिंग, नो, आप अंडरलाइन करो, आपने जितना आपको लगता है कि आपने लर्न करना है उतना अंडरलाइन करके रखो, एंड बार बार उसे करोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। घबराइए नहीं, 28 मार्च का पेपर विल बी वेरी गुड, डर के नहीं आपने काम करना, डर के आगे जीत है, बट यस वो जीत तभी होगी अगर आप कुछ पढ़ाई करोगे। देखो डरना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप डरोगे, आप पढ़ोगे, बट अगर आप सोचो हम केयरलेस होंगे, है ना, केयरलेस नहीं होना, आपको थोड़ा केयर फ्री भी नहीं मैं कहूंगी, बट यस आपको थोड़े से दिन है, 2-3 डेज आर लेफ्ट, आप जितनी अभी मेहनत कर लोगे, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। बच्चे आपने जिन्होंने सीयूईटी के एग्जाम्स देने हैं, सीए करनी है, चाहे नहीं भी करनी, बोर्ड का एग्जाम इज ऑलवेज, उसके मार्क्स होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते बेटू किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। सो इसलिए 2-3 डेज आर लेफ्ट,
आप ये मत सोचो 28 को पेपर है तो हम लोग आराम को 26-27 तक पढ़ ही रहे। नो, 26 का डे इवनिंग दोपहर तक भी मान के चलो, इवनिंग तक हम इवनिंग तक क्या है आपका सिलेबस डन हो जाना चाहिए विद केस स्टडीज, क्वेश्चन आंसर्स। आपके पास संदीप गर्ग की बुक है, उसके केस स्टडीज कर लीजिए। सुभाष डे की बुक है, उधर से कर लीजिए। ठीक है ना, आपके पास पुराने सैम्पल पेपर्स है, वहां से केस स्टडी प्रैक्टिस कीजिए। अरिहंत की बुक है, ओसवाल की बुक है, जिनकी भी बुक्स हैं आपके साथ, आप पिछले सालों के पेपर्स रिवाइज करो, बिकॉज केस स्टडीज को पढ़कर सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रही हूँ, ये कहीं पर भी सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये केस स्टडी में दिया होगा सारे पॉइंट, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस डिसीजन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्रेन वाली एग्जांपल ली कि किसी कंपनी ने क्रेन का या कोलैब की बात की, क्रेन की भी अगर हम बात करें कि किसी कंपनी ने लीज के ऊपर क्रेन ली, उनको अपने एसेट्स ज्यादा लगाने हैं कम लगाने हैं, तो आप बोलो टॉपिक कौन सा आएगा कि फाइनेंशियल फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स उसके पास अगर अवेलेबल है लीज पे तो बेटर है वहां पे फिक्स एसेट्स खुद के कम लगाओ। ऐसे ही आ गया कि अगर वो किसी कंपनी के साथ टाई अप करने का सोच रहे हैं, तो क्रेन वाले ही किसी कंपनी से हम लोग है ना ले लेंगे, कोलैब वगैरह कर लेंगे, तो अपने फिक्स एसेट ज्यादा नहीं है कैसे करें। तो वहां पे क्या आ गया कि आप पॉइंट्स को किस तरह से लेकर आना है, सामने प्रेजेंट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दिस यू नीड अ थरो प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडीज। अगर आप केस स्टडीज नहीं कर रहे बच्चे, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट कर रहे हो। अभी भी टाइम है, यूज अपनी वो जो से आपके पास बुक्स पढ़ी हैं, आपने एक्स्ट्रा बुक्स ली हैं या ऑनलाइन सो मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, तो वहां से केस स्टडीज जरूर पढ़िए साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आया टॉपिक वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चे, रोज रोज के है ना, वर्किंग इज काम करना, रोज रोज के काम करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए है, दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड कैश करंट एसेट्स। इट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। तो हमने क्या कहा, डिफाइंड एज मतलब वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं हम लोग ऑलरेडी अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, अभी तो पेपर भी अकाउंट्स का हो गया। इसका पहले होता मैं फिर बोल सकती थी कि है ना करंट एसेट्स के बारे में समझाती हूँ, बट अभी तो हो चुका है पेपर, बट बहुत क्विकली करेंगे। करंट एसेट्स मींस जो हम लोग को बहुत जल्दी लिक्विड हमारे लिए हो जाए, हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, विच आर एक्सेप्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर जो हमारे को क्या कर सके, कैश में लिक्विड एसेट्स होते हैं हमारे को कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो ताकि हम डे टू डे ऑपरेशंस को अपना बेटर कर सके। ज्यादा लिक्विड होते हैं, प्रॉफिट ज्यादा आएगा हमारे को, दे कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट्स देन फिक्स्ड एसेट्स। इनसफिशिएंट अगर आपके पास करंट एसेट्स नहीं है, आप अपना काम नहीं कर सकते। करंट एसेट्स कौन से हो गए, स्टॉक नहीं है, बीआर, डेटर्स, कैश, ये सब चीजें अगर आपके पास नहीं है तो रोज रोज की ऑब्लिगेशंस कैसे ही पूरी करोगे। सो दे प्रोवाइड लिटिल रिटर्न, सो अ बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एंड एसेट इज मोर लिक्विड इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश मोर क्विकर एंड विदाउट रिडक्शन इट्स वैल्यू। अगर वो आपको कैश में जल्दी कन्वर्ट कर देता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, हमने स्टॉक लिखा था यहाँ पे, स्टॉक लिखा है हाँ जी। उसके बाद डेटर्स हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह हो गई, तो ये क्या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हो गई। तो ये अगर सब चीजें, तो उसको हमने क्या बोला, कैश करंट एसेट्स है हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई। नाउ करंट लाइबिलिटीज हमें पता है जो हमारे को पे करनी होती है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है, लाइक बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या आपने एडवांस कस्टमर से ले लिया, उसको सर्विसेज करनी होंगी। सो भी हमने क्या, देखिए हमने क्या कहा, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कौन सी आई, तो हमने कहा सबसे फर्स्ट हमारी वर्किंग कैपिटल कौन सी आती है, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट्स टेकन टुगेदर, सारे करंट एसेट्स को इकट्ठा कर लो, दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वेयर एज नेट क्या होता है, जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है, नेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर कहते हैं ये पॉजिटिव कब होगी, ऑब्वियसली जब ये वाला करंट एसेट्स वाला बैलेंस ज्यादा आएगा। तो दैट मींस अगर 300 करंट एसेट्स हैं माइनस 200 करंट लाइबिलिटीज हैं, तो 100 आ गए, ये पॉजिटिव में आया ना बच्चे। तो दैट मींस क्या बड़ा है, करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन योर करंट लाइबिलिटीज। नेगेटिव कब होगा, जब आपकी करंट एसेट्स है ही नहीं, आपकी करंट एसेट्स क्या है, आपकी करंट एसेट्स आर लेस, लेस का साइन है जिसकी तरफ बैक होता है, दैट इज लेस देन योर करंट लायबिलिटीज, राइट। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, आप बच्चे देखो, आपकी प्रोडक्शन आज हुई, क्या वो प्रोडक्शन आज ही आप सेल में कन्वर्ट कर लोगे,
प्रोडक्शन अभी आपके पास पहले ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर को आप प्रोसेस करोगे, आप मशीनरी के अंदर उसका ऑर्डर के हिसाब से बनाना प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपका पूरा सर्कल घूमेगा जब तक आपका रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स आया, देन फिनिश गुड्स आया। उसके बाद आपने चीज बना ली, मार्केट में लेकर आए बेचने के लिए। उसके बाद कस्टमर ढूंढा, कस्टमर ढूंढने के बाद कस्टमर को बेचा। एंड जरूरी थोड़ा कस्टमर आपका इंस्टेंट आपको कैश दे दे, कई बार वो आपको उधार भी तो ले सकता है, आपका डेटर भी तो बन सकता है। तो ये सारी साइकिल को क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो देखो हम क्या पढ़ते हैं, इट इज अ टाइम ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल आपने लिया, उसको एंड किया सेल के साथ। तो कहते हैं लेंथ एंड सेल रियलाइजेशन, ठीक है, आपके पास पैसा आया। लेंथ एंड नेचर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल वेरीज करता है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे, डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ द फर्म। तो जितना बड़ा आपका बिजनेस का साइज होगा, आपको धीरे 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 पेमेंट्स आएंगी। किस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस है उस पर भी आराम से आपको पेमेंट्स आएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल। पैसा पड़ा है, उसको से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में बदला, फिनिश गुड्स को रिसीवेबल्स में, है ना, बेचने के लिए बदला, है ना, डेटर्स वगैरह जो आपके हुए, और डेटर्स से आपको फिर कैश आई, तो देखो ये कैश फिर दोबारा से रॉ मटेरियल में आया। तो इट सर्कल्स कीप ऑन गोइंग, दैट इज कॉल्ड, ये साइकिल के अंदर घूम रहा है सारा, तो इसलिए हमने विशियस सर्कल है इसका, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला बच्चे, दिस इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न क्या करती है, गुड्स को प्रोक्योर किया, सेल्स रेवेन्यू आ गया। अब अमेजोन है, देखो ट्रेडिंग कंसर्न है, गुड्स एक जगह से माल, है ना, लिया और अगली जगह पे बेच दिया सिर्फ, है ना, सेल परचेज ही हो रही है। सो वहां पे क्या है, आपको सीधा सेल्स रेवेन्यू आपको साथ साथ में आई जा रहा है। तो कहते हैं जितना बड़ा आपके पास लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल होगा, आपका जितना बड़ा ये सर्कल है, उतना आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आज आपने कैश में से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया, पूरी साइकिल चलाई। देखिए यहाँ पे मैं पीछे देखती हूँ, ये पूरी साइकिल चलाई, ठीक है। फर्स्ट आपका स्टेप लिया, सपोज करो आपने 1 जनवरी को लिया, ठीक है, 1 जनवरी को आपकी प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन फिनिश गुड से आपने सपोज करो आपने कर दिया 30 मार्च तक सारी प्रोडक्शन कर दी। अब 30 मार्च के बाद आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, आपके कस्टमर ने बोला, आपकी चीज खरीदी शायद 1 जून को, उसको उसने कहा कि मेरे को 2 महीने का आपको पैसा चाहिए मुझे अपना कन्वर्ट करने के लिए, डेटर्स आपके बन गए, उसने बोला 31 अगस्त तक मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये सब चीजें देखो, यहां से लेकर यहां तक खर्चे तो हो रहे हैं ना, और भी 8 मंथ्स आते हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक, और सारे कितने खर्चे हैं, रेंट देना है, सैलरीज देनी है, इंश्योरेंसेस देनी है, बिजली का बिल देना है, इतने सारे खर्चे हैं। तो कहते हैं जितना बड़ा आपका ये साइकिल चलेगा, जब तक आपके डेटर्स आपको पैसा नहीं दे जाते, मशीनरी से अंदर माल डालने से आपको वो सेल्स रिसीट्स नहीं हो जाती, उतना आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक हो गया। अब कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का, फर्स्ट आपने क्या कहा, नेचर ऑफ बिजनेस। तो आप बताओ, जैसे भी हमने क्या कहा, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग को वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, ज्यादा, क्योंकि लंबा ऑपरेटिंग साइकिल है। लेकिन ट्रेडिंग फर्म्स के लिए कितना है, ट्रेडिंग हो गया या सर्विस, जितने भी फर्म्स हैं, है ना, वहां पे वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा बच्चे, कम। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए स्केल ऑफ ऑपरेशन, दिस इज नॉट स्किल, दिस इज स्केल, बहुत गलतियां हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज आपका जितना बड़ा साइज स्केल, लार्ज स्केल पे अगर आप काम कर रहे हो, लार्ज स्केल पे काम करोगे तो क्या होगा, मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। अगर आपको लगता है कि यार प्रोडक्शन और सेल्स के अंदर आपका ऑपरेटिंग साइकिल, जिसे हमने बोला ऑपरेटिंग साइकिल, अगर आपका लॉन्ग है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ज्यादा। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, शॉर्ट है, वहां पे क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट विल बी लेस। उसके बाद सीजनल फैक्टर्स, अगर आपका प्रोडक्ट सीजनल है, राइट, अब देखो कैसे लिखा है, इफ अ फर्म इज डीलिंग इन सीजनल गुड्स एंड सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल भी उसकी फ्लक्चुएट करेंगी लाइक दिस। जैसे अब देखो पीक सीजन के अंदर क्या है, आइसक्रीम फैक्ट्री है या एसीज वाले हैं, उनको पीक सीजन, उनको लगता है, उनका पीक सीजन कब आता है, एसी वालों की बात करें, उनका पीक सीजन आता है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्दियों में, क्योंकि ऑब्वियसली वो गर्मियों के अंदर तो एसी बन के बाहर आ जाते हैं ना, तो भी क्या है, सर्दियों के अंदर वो एसी बना रहे होते हैं।
तो उनके लिए पीक सीजन कौन सा है? सर्दी वाला। तो उस टाइम पे क्या एसी वाले क्या करते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उस टाइम उनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होगी तभी वो प्रोडक्शन करेंगे, अपना लेबर को तनख्वाह देंगे, रेंट देंगे। तो इसलिए हमने क्या कहा, पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन लीन सीजन में, जब उनका सीजन इतना नहीं चल रहा, तो उस टाइम वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए बच्चे? कम। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल इज सेम एज जो हमने कहा कि ऑपरेटिंग साइकिल हमारी चल रही है, उसके जैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट अलाउड। अलाउ किसको करते हो आप? डेटर्स को या कस्टमर्स को? तो हमने क्या कहा, ये हम डेटर्स को करते हैं ना, अलाउ। डेटर्स मींस जो हमारे कस्टमर्स हैं, ध्यान रखो बच्चों को, ये डेटर्स क्रेडिटर्स में ही भूलते रहते हैं। तो डेटर्स हमारे कौन से होते हैं? कस्टमर्स होते हैं। और हम उसको हमेशा डेटर क्या करते हैं, क्रेडिट अलाउ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी अलाउ किया डेटर्स को, तो अगर आप डेटर्स को बहुत खुलकर आप लिबरल अपने उनके साथ, डेटर्स को, अपने कस्टमर्स को आप, है ना, कि नाम है, वो दे देते हो अपना, क्या देते हैं, क्रेडिट अलाउ करते हो आप उनको। तो उस केस के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज अपने कस्टमर के लिए आप बहुत खुले दिल से आप उनको देते हो। अपने पास, आपके पास पैसा क्या चाहिए होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा चाहिए होगा, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ एक बारी। क्रेडिट पॉलिसी डिटरमिन द एवरेज टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू करेक्ट द सेल्स प्रोसीड। आपने सेल कस्टमर को की, उससे आपको पैसा कब वापस आ रहा है। डिफरेंट फर्म्स अलग अलग क्रेडिट टर्म्स देती हैं अपने कस्टमर्स को, डिपेंडिंग अपॉन कितना कंपटीशन है। अगर आपका कंपटीशन बहुत है तो उधार पे आप दे सकते हो, कोई बात नहीं, बाद में दे जाइयो यार, तू लेके जा। और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है कस्टमर की। कंपनी विद फॉलोइंग द क्रेडिट पॉलिसी रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल due to large number of debtors, whereas in case liberal, फॉलोइंग लिबरल है ना वर्किंग क्रेडिट पॉलिसी। तो कहते हैं अगर आपकी कंपनी की अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी ले रही है, यूज कर रही है, तो आपको खुद के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली उनसे आप उधार पे ले ही नहीं रहे, आप कहते हो कि हमारे को पेमेंट आज ही चाहिए, स्ट्रिक्टली अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी है, तो आपको खुद के लिए पैसा कितना चाहिए बच्चे? कम चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला देखिए हम, क्रेडिट अवेलेबल। क्रेडिट अवेलेबल मींस आपको सप्लायर्स, जिनसे आप क्रेडिटर्स, जो आपके हो गए बच्चे, आप जिनसे माल ले रहे हो, आपके क्रेडिटर्स हो गए ना, आपके क्रेडिटर्स आपको कितना इजीली उधार दे देते हैं, है ना। आपके क्रेडिटर्स आपको कितना इजीली, अगर वो इजीली आपको दे रहे हैं, है ना, आपको लोन इजीली आपको उधार पे दे रहे हैं, तो आपको खुद वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, आपके पास जितना पैसा है आप उसको इस्तेमाल करोगे, आपको कम रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपके क्रेडिटर्स ही आपके साथ स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट क्रेडिटर्स अगर आपको मिल गए। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो कहता है आपका ऑपरेटिंग सर्कल, जो हमने कहा ऑपरेटिंग सर्कल जौन सा हमारा चल रहा है, कि जब हमने ऑर्डर लिया से लेकर ऑर्डर फुलफिल किया, कैश डेटर से आ गया, वो आपका साइकिल कितना बड़ा है। कहते अगर आप उस साइकिल को एफिशिएंटली ऑपरेट कर पा रहे हो, कैसे ऑपरेट कर पा रहे हो, अगर एफिशिएंटली ऑपरेट कर पा रहे हो, आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। लेकिन अगर आप एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको लेस एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, बिकॉज आपको डेटर्स बहुत जल्दी पे नहीं कर रहे, तो आप अगला स्टॉक कैसे माल लेकर आओगे, ठीक है ना, रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करोगे। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब कि अगर बिजनेस के आगे फ्यूचर में उनको लगता है कि हमारे को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमारे ज्यादा हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, सो दैट आप खर्चा कर सको, करंट एसेट्स आपके उतने ज्यादा, स्टॉक भी चाहिए, कैश भी चाहिए, तो आप उस टाइम पे क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विल बी मोर। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, तो वर्किंग कैपिटल विल बी लेस। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। तो कहते हैं कंपटीशन का क्या लेवल है। अगर हमने कहा कि कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा बच्चे? ज्यादा। लेकिन अगर कंपटीशन ही आपका इतना नहीं है, कंपटीटर्स ही नहीं है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि हमारे को बहुत जल्दी जल्दी से माल बनाकर देना है, या रॉ मटेरियल लेकर आना है, या अपने कस्टमर्स को एक क्रेडिट फैसिलिटी इजी देनी है, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगा? कम। क्लियर। लास्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई, राइजिंग प्राइसेस, यहाँ लिखा मैंने राइजिंग प्राइसेस। अगर आपको लगता है चीजें बहुत महंगी मिल रही है, प्राइसेस बहुत दाम बढ़े हुए, उस केस में आपको क्या है, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपको अपनी प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट को मीट करना है। तो आपको वहां पे क्या है कि अपनी चीज तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, अपना सामान तो, गुड्स तो रखोगे, स्टॉक तो रखोगे, तभी वो बिकेगा। तो इसलिए उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल मोर इज रिक्वायर्ड। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। चैप्टर हमारा खत्म हो गया बच्चे। अब इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल है, हम इस न्यूमेरिकल को हम फटाफट से कर लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल?